Hello, I am Shahnawaz and I welcomes you in this lecture. I am starting the new chapter Thermodynamics, and in this particular lecture I will explain some important topic related to the thermodynamics, that is introduction to the thermodynamics, what is actually the thermodynamics. The next we will discuss about classification of thermodynamic system. Yes, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं और इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है. इट मीन्स कि किस कैटेगरी के बेसिस पर इन्हें डिफाइन किया गया है. इसके बाद हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, और इसके साथ ही हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात भी करेंगे. और लास्ट में हम बात करेंगे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है. तो काफ़ी सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड. तो ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली यू विल एंजॉय अ लॉट एंड यू विल लर्न अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स से. एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स है क्या? अगर हम बात करें कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से हम थर्मोडायनेमिक्स को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इट इज़ बेसिकली द डायनामिक्स ड्यू टू द थर्मल इफेक्ट. हमने बात की अभी प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर थर्मल की, हीट की, टेम्परेचर की. हमने देखा कि बेसिकली हीट एनर्जी जो टेम्परेचर से डिफाइन की जाती है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के, किसी पर्टिकुलर बॉडी के पास हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वो हॉट बॉडी कहलाएगी. जब वो बॉडी हॉट होगी, उसके पास हीट एनर्जी होगी, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी एनर्जाइज्ड होंगे. ठीक है. तो जब मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज होंगे तो डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी होगी वो किसी न किसी मैकेनिकल इफेक्ट में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर उस पर्टिकुलर बॉडी से रिलेटेड हमें कोई मैकेनिकल इफेक्ट अपीयर हो सकता है ना. तो ऑब्वियसली जब कोई बॉडी मोशन में होगी या किसी बॉडी में कोई ना कोई एक्टिविटी का इफेक्ट हमें नज़र आएगा, तो हम बोलेंगे कि बेसिकली वो बॉडी डायनामिक्स की कैटेगरी में आती है, या फिर वो बॉडी डायनामिक्स की सिचुएशन में. और अगर ये डायनामिक्स थर्मल इफेक्ट की वजह से हो या थर्मल एनर्जी की वजह से हो, तो डेफिनेटली दैट विल बी कम्ड इनटू द कैटेगरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स. उसे हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स. अब ऑब्वियसली किसी बॉडी के पास अगर थर्मल एनर्जी है, उसके पास हीट एनर्जी है, तो उसके उससे रिलेटेड उस पर एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, उस पर्टिकुलर बॉडी का एक वॉल्यूम होगा, उसका एक मास होगा. ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा. तो जब हम ऐसे सिस्टम की बात करें, किसी ऐसी पर्टिकुलर बॉडी की बात करें, अब वो बॉडी या एक से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में मिलकर एक सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है. तो सपोज़ अगर मैं किसी सिस्टम की बात करूं, तो ऑब्वियसली वो जो सिस्टम है वो बहुत सारे पार्ट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है. वो सारे पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. जैसे हमने पढ़ा है कि हर एक पर्टिकुलर मटेरियल जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है. तो ऑब्वियसली वो जो सिस्टम होगा, वो सिस्टम भी क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होगा, उसकी असेंबली होगी. और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, एक पर्टिकुलर उसका वॉल्यूम होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा. सो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज एन असेंबली. ध्यान से देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है. थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज एन असेंबली ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. थर्मोडायनेमिक क्या है? बेसिकली एक असेंबली है एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की. वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. सो दैट असेंबली हैज़ अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. ठीक है. तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स है क्या. थर्मोडायनेमिक्स में हम किन चीज़ों की बात करेंगे. द थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर ऑफ दीज स्टेट्स. ठीक है. तो हमने जैसा कहा कि बेसिकली जो मैटर है वो मैटर की 3 स्टेट्स होती है, लिक्विड, सॉलिड और गैस. तो ऑब्वियसली यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स जो होगा, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होगा वो भी उसका जो स्टेट हो सकती है वो लिक्विड हो सकती है, उसकी स्टेट सॉलिड हो सकती है, उसकी स्टेट गैसियस फॉर्म में हो सकती है, और डेफिनेटली या फिर इन दो स्टेट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है. तो थर्मोडायनेमिक्स आई होप आपको समझ में आ गया. काफ़ी सिंपल सा टर्म है ये. आप देख सकते हैं यहाँ पर, सपोज़ ये पर्टिकुलर कोई वेसल है, कोई बर्तन है, इसके अंदर यहाँ पर एक और बर्तन है. सपोज़ यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट का फ्लो कहाँ होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ. तो देखिए यहाँ पर थर्मल एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स का या फिर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है. तो ये बेसिकली एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है ये बेसिकली डायनामिक्स की कैटेगरी में आएगा. और ऑब्वियसली ये किस वजह से हो रहा है, थर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा है, और डेफिनेटली इसलिए हम इसे कहेंगे एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम. अब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है. इस पर एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा. ठीक है. वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है अगर ये ओपन है तो. ठीक है.
और इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम भी है। इस पर्टिकुलर बर्तन में अलग वॉल्यूम है मटेरियल का, इसका वॉल्यूम अलग है। इट मीन्स कि ये पूरा जो कंप्लीट असेंबली है यहाँ पर ये डिफाइन कर रही है एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को। जब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर पर्टिकुलर सिस्टम का एक शेप, एक स्ट्रक्चर हो सकता है, और वो शेप स्ट्रक्चर उसका रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए रियल और इमेजिनरी बड़ी सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि देखिए अगर कोई सिस्टम सॉलिड है तो ऑब्वियसली उसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा। अगर वही सिस्टम एक लिक्विड फॉर्म का है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका शेप तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ वो जहाँ तक उसका इफेक्ट होगा, जहाँ तक उसका फैलाव होगा, वहाँ तक हम उसको डिफाइन ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर कोई सिस्टम गैसियस फॉर्म का है तो उस गैसियस फॉर्म का ना तो आप कोई स्ट्रक्चर शेप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब गैसियस फॉर्म का होगा तो फिर हम वहाँ पर इमेजिन करते हैं कि भाई ये सिस्टम यहाँ तक फैला हुआ है, इसका इफेक्ट यहाँ तक है। तो इसलिए कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम जो होता है वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। उसका शेप स्ट्रक्चर रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। और ऑब्वियसली वो एक अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जिसका एक पर्टिकुलर प्रेशर है, जिसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, तो वो जो सिस्टम है वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से किसी पर्टिकुलर बाउंड्री के तहत सेपरेट हो सकता है। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर ये पर्टिकुलर वेसल है, इस वेसल के अंदर ये वाटर भरा हुआ है, तो वाटर जो है और जो वेसल है ये कंप्लीट एक सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर ये वेसल है, बर्तन है, ये सॉलिड है, अंदर वाटर लिक्विड है। तो यहाँ पर लिक्विड सॉलिड का जो कॉम्बिनेशन है ये एक सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। सिस्टम को डिफाइन कर रहा है मतलब यहाँ पर इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, इस पर एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। तो यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से अपने आप को सेपरेट कर रहा है इसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री से। आप देख सकते हैं इस वेसल की जो सतह होगी वो बेसिकली क्या होगी, इसकी बाउंड्री होगी, और वो बाउंड्री डिफाइन करेगी कि भाई ये सिस्टम अलग है और ये एरिया अलग है। तो यहाँ पर ये बाउंड्री जो हो गई वो एक तरह की सेपरेशन लाइन हो गई। तो जब भी हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो हम उस सिस्टम की बाउंड्री को काफ़ी अहमियत देते हैं और बाउंड्री को ज़रूर डिफाइन करते हैं। और बाउंड्री इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हमेशा उसके सराउंडिंग से सेपरेट करती है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सराउंडिंग और बाउंड्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। तो देखिए सराउंडिंग क्या होगा। सो एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग। किसी भी सिस्टम के आउटसाइड का सब कुछ, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, किसी सिस्टम के, ऑब्वियसली ये सिस्टम कौन सा है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो इस सिस्टम के आउटसाइड वो सब कुछ जो उस सिस्टम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये सिस्टम है, इस सिस्टम के बाहर का सब कुछ जो इस सिस्टम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से इस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, इस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। तो एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग्स। ठीक है, ऑल स्पेस इन यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम इज सराउंडिंग्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या होगी, तो सराउंडिंग का एग्जांपल क्या होगा, तो ऑब्वियसली उस सिस्टम के बाहर का सब कुछ, अब उस सब कुछ में पूरा यूनिवर्स आ गया, उस सब कुछ में पूरा यूनिवर्स आ गया। ठीक है, सो इस सिस्टम को छोड़कर वो सब कुछ जो इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है वो क्या होगा, सराउंडिंग। अब इसी तरह से अगर बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री क्या होगी, जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट कर दे, जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करे, है ना, वो क्या होगी, बाउंड्री। सो अ सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय द बाउंड्री। अ सिस्टम और द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सेपरेटेड बाय इट्स या फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स बाय द बाउंड्री। अब जैसा मैंने कहा कि भाई ये सिस्टम जो है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि भाई सॉलिड लिक्विड के केस में तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी बाउंड्री क्या है। लेकिन अगर ये गैसियस सिस्टम है जिसके इफेक्ट को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम इसकी बाउंड्री को डिफाइन फिजिकली नहीं कर सकते। वो एक कैसी होगी, एक तरह की इमेजिनरी बाउंड्री होगी। जहाँ तक इस सिस्टम का इफेक्ट होगा वहाँ तक वो सिस्टम होगा, और उसके बाद जहाँ पर सिस्टम का इफेक्ट खत्म हो जाएगा वहाँ से इसकी बाउंड्री शुरू हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अ सिस्टम बाउंड्री इज़ अ रियल और इमेजनरी। सिस्टम की बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजनरी भी हो सकती है। ये कैसी होती है, एक तरह की टू डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस है। ये बाउंड्री जो होती है वो क्या होती है, टू डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस एक जो क्या कर रही है, पूरी तरह से इस सिस्टम को सेपरेट कर रही है इस सराउंडिंग से। So a system boundary is a real or imaginary two-dimensional closed surface that encloses the volume or region that thermodynamic system occupies। ठीक है,
ये बाउंड्री क्या कर रही है, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रख रही है, ठीक है। इसको इसने एक पर्टिकुलर शेप स्ट्रक्चर में ढाल के रखा हुआ है, ठीक। सो थ्रू विच द एनर्जी एक्सचेंज कैन और कैन नॉट बी पॉसिबल एंड द वर्क कुड बी डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम, ठीक है। और ये बाउंड्री होगी, इस बाउंड्री से किसी हीट एनर्जी का या तो ट्रांसफ़र पॉसिबल भी हो सकता है और पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम बाउंड्री को देखेंगे अलग अलग टाइप्स हम डिफ़ाइन करेंगे इसे। कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ होगी जो यहाँ से हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र परमिट करेगी, कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ होगी जो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र परमिट नहीं करेगी। तो यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इस बाउंड्री पर वर्क हो भी सकता है, इस बाउंड्री से वर्क भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली बाउंड्री जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, जो इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से सेपरेट करती है। अब जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि भाई बाउंड्री जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम से हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र परमिट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो इसी बेसिस पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम देखेंगे कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टाइप कितने हो सकते हैं। सो अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड बाय द नेचर और ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट और मास दैट आर अलाउड टू अकर अक्रॉस इट्स बाउंड्री। कुछ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स ऐसे होंगे जो अपने में से हीट का ट्रांसफ़र परमिट करेंगे, ठीक है, थ्रू द बाउंड्री। कुछ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऐसे होंगे जो अपने में से मास का या मटेरियल का ट्रांसफ़र भी परमिट करेंगे। कुछ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स ऐसे होंगे जो अपने में से ना तो मास का ट्रांसफ़र ना ही हीट का ट्रांसफ़र परमिट करेंगे। तो ये इस बेसिस पर हम इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। नॉर्मली थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होते हैं वो तीन तरह से डिफ़ाइन होते हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में। जो ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं वो अपने में से हीट और मैटर या मास दोनों को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इस वेसल में क्या होगा, सपोज़ अगर हमने इस वेसल को थोड़ा सा गर्म किया तो गर्म करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये सपोज़ अगर बॉइलिंग तक पॉइंट तक पहुँच गया तो इसमें से जो वाटर है वो वेपराइज होकर एनवायरनमेंट में चला जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ का मटेरियल या फिर यहाँ का मैटर जो है, इसका मास जो है वो कम होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, और साथ में इसका जो हीट है वो हीट भी सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम में, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हीट का ट्रांसफ़र भी हुआ और साथ में मटेरियल का ट्रांसफ़र भी हुआ, मैटर का ट्रांसफ़र भी हुआ। मतलब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने मटेरियल का ट्रांसफ़र भी परमिट किया और हीट का ट्रांसफ़र भी परमिट किया। तो इसलिए ये क्या होगा, एक तरह का ओपन सिस्टम है। इट इज़ ओपन टू द सराउंडिंग। बड़े सिंपल से टर्म में हम कह सकते हैं इट इज़ ओपन टू द सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफ़र ऑफ मास एंड हीट। सो ओपन सिस्टम क्या होंगे, इट एक्सचेंजेस बोथ द एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। इट एक्सचेंजेस बोथ द एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग्स। और इसी तरह से ये तो यहाँ से ट्रांसफ़र की बात हो गई। इसी तरह से ये बाहर से मटेरियल ले भी सकता है, बाहर से मास ले भी सकता है, बाहर से मास ले भी सकता है और बाहर से हीट एनर्जी ले भी सकता है। मतलब ये ओपन है पूरी तरह से, ये ले भी सकता है, दे भी सकता है, क्या, मास और हीट एनर्जी। उसी तरह से अगर क्लोज सिस्टम की हम बात करें तो क्लोज सिस्टम जो होते हैं वो सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र परमिट करते हैं। मतलब या तो वो हीट अपने में से ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर हीट बाहर से ले भी सकते हैं। या तो अपने में से हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर बाहर से हीट एनर्जी ले भी सकते हैं, बट अपने मास का ट्रांसफ़र ये अलाउ नहीं करते। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बर्तन को, वेसल को हमने पैक करके रख दिया है, तो अब यहाँ से मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, मास या फिर मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। सिर्फ हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, या तो आ सकती है या फिर जा सकती है। तो ये होंगे क्लोज सिस्टम। सो क्लोज सिस्टम, इट एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी नॉट मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। इट एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी नॉट मैटर विथ इट्स सराउंडिंग्स। एंड द थर्ड वन इज़ अ आइसोलेटेड सिस्टम। पूरी तरह से आइसोलेट है ये सिस्टम, ना तो मास का ट्रांसफ़र अलाउ करेगा, मैटर का ट्रांसफ़र अलाउ करेगा, ना ही हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र अलाउ करेगा। आप देख सकते हैं जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने कैलोरीमेट्री के केस में या फिर कैलोरीमीटर के केस में देखा था। तो यहाँ पर भी देखिए, सपोज़ ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह से आइसोलेटेड है। हमने इसके अक्रॉस कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है जिसकी वजह से ये हीट का ट्रांसफ़र अलाउ नहीं करेगा, ना तो हीट को बाहर सराउंडिंग में जाने देगा, ना ही सराउंडिंग से हीट लेगा। और ऑब्वियसली ये पैक है, ये ना तो मास को अलाउ कर रहा है ट्रांसफ़र होना, ठीक है। इसी तरह से आइसोलेटेड सिस्टम जो होते हैं, इट एक्सचेंजेस नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ओपन सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम क्या होते हैं और आइसोलेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम आते हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम।
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसके पहले भी इक्विलिब्रियम वर्ड जो है वो काफ़ी बार आया है, अलग अलग लेक्चर्स के अंदर आपने देखा होगा। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली एक तरह की बैलेंस सिचुएशन को डिफाइन करता है। अगर कोई चीज़ बैलेंस कंडीशन में है तो इट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम में है। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? तो ऑब्वियसली हमने आपसे थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन के वक्त ही कहा कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक जो है वो एक ऐसे सिस्टम को डिफाइन कर रहा है जिसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, जिसका एक पर्टिकुलर प्रेशर है, जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। तो यहाँ पर अगर ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इस तरह के मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, ये क्या कहलाते हैं? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल अगर कांस्टेंट हो जाएं या फिर बदले नहीं टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि वो जो सिस्टम है वो एक तरह का थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सो अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। A thermodynamic system is said to be in thermodynamic equilibrium when macroscopic variables like pressure, volume, temperature, mass, composition, etc. that characterize the system do not change with the time. ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के वो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल जो सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, है ना, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के वो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल जो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं। कौन कौन से मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल? वो या तो प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर है, उसका मास है, ठीक है, उसका कंपोजिशन है कि किस कंपोजिशन से वो बना हुआ है। तो ऑब्वियसली ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, अगर ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम रखा हुआ है और अगर वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के ये वाले जो पैरामीटर हैं, जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, ये अगर टाइम के हिसाब से वेरी नहीं हो रहे हैं, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि वो जो सिस्टम है, वो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। सो इसी तरह से होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? अब थर्मल जो बेसिकली किसको डिफाइन कर रहा है? हीट एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। तो अगर कोई दो सिस्टम ऐसे हैं या कोई सिस्टम ऐसा है जिसका टेम्परेचर या जिसकी हीट एनर्जी, जिसकी थर्मल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, थर्मल एनर्जी बिल्कुल एक जैसी बनी हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अलग अलग टाइम पीरियड पर आप चेक करेंगे उसकी थर्मल एनर्जी सेम है, उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। उसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे सपोज हमने दो सिस्टम कंसिडर कर लिए, है ना, एक सिस्टम ए है यहाँ पर, दूसरा सिस्टम बी है, और ये दोनों सिस्टम जो हैं वो एक एडियाबैटिक वॉल से सराउंडेड है या बाउंडेड है। एक एडियाबैटिक वॉल जो होती है वो एक तरह से सिस्टम को आइसोलेट कर देती है सराउंडिंग से। इट मीन्स कि ना तो सराउंडिंग से किसी तरह की हीट एनर्जी या फिर मैटर यहाँ पर एंटर होगा, ना ही इस अंदर से बाहर की तरफ कोई मैटर या हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। मतलब ये एडियाबैटिक वॉल जो है वो पूरी तरह से आइसोलेट कर देती है इस सिस्टम को सराउंडिंग से। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस एडियाबैटिक वॉल से सराउंडेड हमने एक सिस्टम लिया। उस सिस्टम में सपोज दो गैसेज हैं, ए और बी, दो गैसियस एलिमेंट हैं ए और बी। सपोज कि इस ए का टेम्परेचर ज़्यादा है और बी का टेम्परेचर कम है, ई का टेम्परेचर ज़्यादा और बी का टेम्परेचर कम है। क्या होगा? हमने पता है कि जब दो टेम्परेचर जो हैं अलग अलग हों दो बॉडीज़ के, तो वहाँ पर हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों गैसेज जो हैं वो बेसिकली एक वॉल से सेपरेटेड है, और ये जो वॉल, जो ब्लैक कलर की वॉल नज़र आ रही है, ये कैसी है? डायाथर्मिक वॉल है। डायाथर्मिक वॉल जो होती है वो क्या करती है कि कभी भी एक मैटर से दूसरे मैटर में मास का ट्रांसफ़र तो नहीं करती, लेकिन उसकी थर्मल एनर्जी का, फिर हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र अलाउ कर देती है। मतलब अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका टेम्परेचर टी बी है, तो यहाँ से क्या होगा? थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा ए से बी की तरफ, ठीक है। बट मैटर जो होगा, इस ए का और बी का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? बिल्कुल अपनी जगह फिक्स होगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। सो देखिए, जब यहाँ से हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ से इसका मास वेरी नहीं होगा, इसका मास या इसका मटेरियल वेरी नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस गैस ए का वॉल्यूम जिसे मैं वी ए बोल रहा हूँ ये चेंज हो सकता है, इसका प्रेशर चेंज हो सकता है, इसी तरह से इसका वॉल्यूम वी बी चेंज हो सकता है, इसका प्रेशर पी बी चेंज हो सकता है। तो यहाँ से मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में से कोई एक, या फिर कोई दोनों, या फिर इसका टेम्परेचर सिर्फ वेरी हो, जैसे मैंने कहा टी ए और टी बी, तो ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल यहाँ पर ये चेंज हो सकते हैं। इस केस में ये कब तक चेंज होंगे? ये ऑब्वियसली तब तक चेंज होंगे जब तक कि ए और बी दोनों के ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल इक्वल ना हो जाए, या मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ऐसा कहूँगा कि इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो जब यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, तो सपोज लेट अस कंसिडर कि यहाँ पर जो न्यू
वॉल्यूम है वो हो जाएगा सपोज पी ए डैश वी ए डैश, ठीक है। जब इनका ट्रांसफ़र शुरू हो गया और ट्रांसफ़र होने के बाद सपोज़ इसका प्रेशर पी ए से पी ए डैश हो गया, वॉल्यूम वी ए से वी ए डैश हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी प्रेशर चेंज हो गया, पी ए पी बी डैश हो गया, और यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी वी बी से वी बी डैश हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ डायाथर्मिक वॉल से। वही कब तक होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो डेफिनेटली टेम्परेचर ऑफ द टू गैसेज बिकम्स इक्वल एंड द गैसेज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। टेम्परेचर अगर दोनों गैसेज का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। सो द टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ दे आर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। और ध्यान रहे कि जब टेम्परेचर वेरी होगा, टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो इन गैसेस के प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज हो सकते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज होंगे, इट मीन्स इसके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल भी चेंज हो सकते हैं। Thus, two systems are said to be in thermal equilibrium with each other if they are at the same temperature. हमने कह दिया, okay. If there is a no unbalanced force, अब थर्मल इक्विलिब्रियम के अलावा दो कंडीशंस और है, देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स एंड टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अगर इस सिस्टम पर किसी तरह का कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स अगर अप्लाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि ये सिस्टम मोशन में नहीं है, या सिस्टम का इंटरनल पार्ट कोई मोशन में नहीं है। क्योंकि जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है तो सिस्टम में के या तो शेप में चेंजेस आते हैं, है ना, या फिर सिस्टम मोशन में होता है। तो यहाँ पर ना तो सिस्टम मोशन में हो रहा है, ना ही सिस्टम क्या हो रहा है, सपोज किसी तरह के शेप में चेंजेस कर रहा है आपने। So if there is a no unbalanced force and torque is acting on the system, then the system is said to be in mechanical equilibrium, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही इन द फॉर्म ऑफ द मैकेनिकल मोशन या फिर इसके शेप स्ट्रक्चर में। इसी तरह से इफ़ द सिस्टम डज नॉट अंडरगो एनी स्पॉन्टेनियस चेंज इन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर किसी सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई स्पॉन्टेनियस चेंज हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन डिफ्यूजन एटसेट्रा, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम में किसी तरह का कोई स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हुई इधर से उधर, ठीक है, लेकिन इसमें कोई स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं आया, सिस्टम के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सिस्टम है वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। इसी तरह से द टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज अ नो नेट फ्लो ऑफ हीट बिटवीन देम व्हेन दे आर ब्रॉट इनटू थर्मल कांटेक्ट, ठीक है। और ये मैं कह चुका हूँ ऑलरेडी कि जब दो सिस्टम्स आपस में कांटेक्ट में हो और उनमें हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र रुक जाए, ऑब्वियसली वो कब रुकेगा, जब दोनों सिस्टम का थर्मल एनर्जी सेम हो जाएगी, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, तब हम क्या कहेंगे, वो किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। तो आई होप आपको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। बड़ा सिंपल सा लॉ है और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, जीरोथ लॉ, नाम ही उसका है जीरोथ लॉ, बिल्कुल जीरो वाली कंडीशन है। क्या है, बड़ी सिंपल समझने वाली कंडीशन है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं। कंसिडर कीजिए द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, ठीक है। कितना सिंपल सी बात है कि सपोज जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कह रहा है कि सपोज द टू सिस्टम्स ए और बी, दो सिस्टम्स हैं ए और बी, देखिए दो सिस्टम्स हैं ए और बी, ए और बी, ए और बी, ठीक है। टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी। ये जो ए है वो भी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी जो है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक सिस्टम लिया हुआ है जिसमें ए और बी ये एक एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड है। एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या होता है, ये ना तो इधर से इधर हीट का ट्रांसफ़र करेगा आपस में, ना तो ए और बी आपस में हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही मैटर का एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से आइसोलेट है हीट और मैटर को एक्सचेंज से, ठीक है। तो यहाँ पर एडियाबैटिक वॉल हीट और मैटर के एक्सचेंज को परमिट नहीं कर रही है, इसलिए हमने क्या कहा, और यहाँ पर देखो ए सी से और बी सी से डायाथर्मिक वॉल से सेपरेटेड है। इट मीन्स कि यहाँ पर ए और सी के बीच में हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, बी और सी के बीच में हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखें तो हमने क्या कहा कि सपोज जीरोथ लॉ क्या कह रहा है कि द टू सिस्टम्स
A and B are separately in the thermal equilibrium with the third system C. A और B सेपरेटली ए सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए और सी का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है. बी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब बी और सी का टेम्परेचर बिल्कुल क्या है, सेम है. ए और सी के बीच में किसी तरह का हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, जितना होना था वो हो चुका. बी और सी के बीच में किसी तरह की हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जितना हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होना था वो हो चुकी. अगर ए और बी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड सिस्टम सी से, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. ठीक है, तो अगर ए सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ए और बी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. ये जीरोथ लॉ कहता है. काफ़ी सिंपल सा लॉ है, लेकिन देखो कितना इंपॉर्टेंट लॉ है. ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पर जो ये वाली पिक्चर है, इसे भी आप देख सकते हैं कि सपोज़ यहाँ पर हमने क्या किया, एडियाबैटिक वॉल और डायाथर्मिक वॉल को हमने एक्सचेंज कर दिया. अब एडियाबैटिक वॉल और डायाथर्मिक वॉल को जब हमने एक्सचेंज किया तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर अब डायाथर्मिक वॉल से ए और बी के बीच में हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ए का सी से और बी का सी से हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होगा. तो यहाँ पर भी जीरोथ लॉ एप्लीकेबल होगा. अगर ए और बी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो यहाँ पर भी देखिए ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे. ठीक है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है जीरोथ लॉ को. अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो जैसा सपोज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इम्प्लाइज दैट द टेम्परेचर इज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल सिस्टम्स विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. ठीक है, टेम्परेचर क्या है, बेसिकली हीट एनर्जी को डिफाइन करने का एक पैरामीटर है, और ये एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की मदद से. तो यहाँ पर हमें पता है कि जब दो बॉडीज़ आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है तो उनका टेम्परेचर सेम होता है. Hence zeroth law says that if the system A and B are separately in the thermal equilibrium with the C. ठीक है, अभी हमने देखा कि A और B दोनों क्या हैं, C से सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में. इट मीन्स कि अगर टी ए का टेम्परेचर हम कह दें टी ए है, इस ए का टेम्परेचर कितना है, टी ऑफ ए, बी का टेम्परेचर कितना है, टी ऑफ बी, और सी का टेम्परेचर कितना है, टी ऑफ सी, और हमने कहा कि भाई ए और सी आपस में एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है. इट मीन्स कि यहाँ पर टी ए इज इक्वल टू टी सी. हमने इसी तरह से कहा कि सिस्टम बी और सी आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में है. इट मीन्स टी बी इज इक्वल्स टू टी सी. जीरोथ लॉ ये कहता है कि भाई अगर टी ए इज इक्वल टू टी सी, टी बी इज इक्वल टू टी सी, इट मीन्स टी ए और टी बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. टी ए और टी बी भी इक्वल होंगे, मतलब ए और बी भी आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. और यही है जीरोथ लॉ. तो हमने देखा कितना सिंपल सा और कितना इंपॉर्टेंट लॉ है जीरोथ लॉ. सो दिस वॉज द लेक्चर फर्स्ट ऑफ दिस थर्मोडायनामिक्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था और आपने काफ़ी सीखा भी होगा. तो मैं कहूँगा एटलीस्ट 2 से 3 बार इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएँ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक्स अगेन.